हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सारे देश के ऊपर लोकसभा के इलेक्शंस का खुमार चढ़ा हुआ है। जमकर राजनीति हो रही है, हर तरीके की बयानबाजी की जा रही है एंड वेरियस वेरियस इश्यूज उसके चलते निकल कर आ रहे हैं। इसी में आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, एक पर्टिकुलर इशू है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, और वो है कच्छ तीवू आइलैंड डिस्प्यूट। इस पूरी आप कह सकते हैं ये इशू इस तरह से खड़ा हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इलेक्शन रैली में ये कहा था कि इनके पहले की जो सरकारें रही हैं, तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी, और सेंट्रल में उस वक्त जिस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मिलकर ये जो आइलैंड है इसको श्रीलंका को दे दिया। एंड इसके चलते इस इलाके में रहने वाले जो मछुआरे थे उनके हक मारे गए एंड उनके हकों की उन्होंने परवाह नहीं करी। इस तरीके से उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो उसके काउंटर में ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, उन्होंने भी फिर इस पर रिटर्न फायर कर दिया और इस तरीके से बयानबाजी चल रही है। मगर इस पूरी राजनीति के चलते, इस पूरी बयानबाजी के चलते जो विषय या फिर जो इशू हाईलाइट हो गया है वो है कच्छ तीवू आइलैंड डिस्प्यूट। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिस्प्यूट क्या है, कैसे शुरू हुआ, और आज की तारीख में इसकी लीगल स्थिति क्या बनी हुई है, और आगे इसमें क्या होने की संभावना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, वी बिगिन। शुरू करते हैं आज का इशू, जिसका नाम है कच्छ तीवू आइलैंड डिस्प्यूट। देखते हैं सर। तो कच्छ आइलैंड डिस्प्यूट डिस्कस करने के पहले हमको ये पता होना ज़रूरी है कि ये कच्छ आइलैंड अगर है तो है कहाँ पर। तो इसका जवाब यह है कि कच्छ एक बैरन इजलेट या फिर एक छोटा सा आइलैंड है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम टाउन से लगभग 14 नॉटिकल माइल आपको समुद्र में देखने के लिए मिलता है। मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। ये हमारा तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य का ये जो जिला आपको देखने को मिल रहा है, ये है रामनाथपुरम। और ये रामनाथपुरम का छोटा सा एक टाउन है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम से हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम आते हैं, तो उनके लिए भी ये जिला बहुत, ये टाउन जो है काफ़ी फेमस है। अब रामेश्वरम से अगर आप समुद्र में 14 नॉटिकल माइल आगे निकल जाओगे, 14 नॉटिकल माइल अगर आप चले जाओगे, तो फिर आपको ये छोटा सा इजलेट या छोटा सा द्वीप देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है कच्छ तीवू। एंड इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके ऊपर कोई रहता नहीं है, ये बैरन आइलैंड है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति परमानेंटली रिहाइश बना के रहता नहीं है। तो पहली चीज़ अपने को पता चल गई कि कच्छ तीवू है कहाँ पर। ये हमारा भारत हो गया, या फिर भारत का तमिलनाडु राज्य है। ये इस तरफ में आपको श्रीलंका देखने के लिए मिल रहा है। दोनों के बीच में यहाँ पर ये छोटा सा इजलेट लाल कलर से जो डॉट बना के बताया गया है, इसको कच्छ तीवू बोलते हैं। और कहाँ पे पड़ता है, श्रीलंका, आपके भारत की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम टाउन से 14 नॉटिकल माइल पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। और क्या खासियत है, बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड का मतलब इसके ऊपर कोई नहीं रहता। तो ये तो अपने को पता चल गया कि ये है कहाँ पर। अब विषय क्या है या फिर इशू क्या है जिसके ऊपर इतनी राजनीति हो रही है या जिसके ऊपर इतनी बयानबाजी की जा रही है। तो ये मसला अभी का नहीं है, ये मसला अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। ये डिस्प्यूट ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जाता है। उस टाइम पीरियड पे श्रीलंका को बोला जाता था सिलोन, और तमिलनाडु जो है इसको कहा जाता था मद्रास स्टेट। अब सिलोन जो कि श्रीलंका है आज का, और तब का मद्रास स्टेट जो आज का प्रोमिनेंटली तमिलनाडु का इलाका है, दोनों ने कच्छदीवू आइलैंड के ऊपर अपनी अपनी सोवर्जिनिटी या फिर अपना अपना अधिकार जो है वो क्लेम किया। और दोनों का अपना अधिकार या फिर अपनी सोवर्जिनिटी क्लेम करने के अपने अपने तर्क थे। तो एक एक करके हम लोग इन दोनों के तर्क देखते हैं। मतलब ये कि सिलोन ने ये बोला कि ये जो कच्छदीवू आइलैंड है वो हमारा है, और मद्रास स्टेट ने ये बोला कि ये जो कच्छदीवू आइलैंड है वो हमारा है। अब क्यों इन्होंने ये बोला कि ये हमारा है, एक एक करके दोनों के आर्ग्यूमेंट अपन देख लेते हैं। श्रीलंका वाले जो इस आइलैंड के ऊपर अपना दावा करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक या आधार ये है कि श्रीलंका वालों का कहना है 1505 से लेकर 1658 कॉमन एरा तक श्रीलंका या सिलोन के ऊपर पुर्तगालियों का शासन था। उस ज़माने में ये जो पीरियड है 1505 से लेकर 1658 तक का, इसमें श्रीलंका को बोला जाता है पुर्तगीज़ सिलोन। तो श्रीलंका वालों का कहना यह है कि इस टाइम पीरियड पे पुर्तगालियों ने इस आइलैंड के ऊपर भी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया था, या फिर ये आइलैंड भी जो है वो पुर्तगीज़ की टेरिटरी का हिस्सा हुआ करता था। तो क्योंकि बाद में पुर्तगालियों को निकालने के बाद में ये टेरिटरी श्रीलंका ने इनहेरिट करी है, इसका हिसाब से ये जो पर छोटा सा द्वीप है जो पुर्तगीज टेरिटरी या जुरिस्डिक्शन का पार्ट हुआ करता था, ये भी श्रीलंका का पार्ट हुआ। और इस हिसाब से ये श्रीलंका का पार्ट है, और श्रीलंका की इसके ऊपर जो है क्लेम है या सोवर्जिनिटी के का अधिकार है। ये श्रीलंका वालों का दावा है या फिर श्रीलंका वालों का क्लेम है। इंडिया का कहना या फिर इंडिया वालों का कहना यह है कि जमींदारी खत्म होने के पहले रामनाथपुरम जो आज का ज़िला है, जो उस ज़माने में रामनाड एस्टेट के नाम से जाना जाता था, उसका राजा या फिर उसका जो ज़मींदार है, ये उसकी ज़मीन या फिर उसकी ज़मींदारी का पार्ट हुआ करता था। एंड ये उसकी ज़मीन या फिर उसकी ज़मींदारी का पार्ट टाइम इमेमोरियल से है।
1947 में जब अल्टीमेटली जमींदारी को खत्म किया गया जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के तहत में, तब तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट थी या उस जमाने का जो मद्रास स्टेट हुआ करता था, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। मगर जब तक उन्होंने इसको टेक ओवर नहीं किया था 1947 में, तब तक भी जो ये रामनाड एस्टेट है, जो बाद में चल के रामनाथपुरम जिला बना, उसका ये जो राजा था रामनाथपुरम का या फिर रामनाड एस्टेट का, ये 1947 तक इस पूरे इलाके में टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा था और यहाँ पर अपनी जो सोवर्जिनिटी या फिर अपने जो राइट्स हैं उनको असर्ट कर रहा था। ये इंडिया वालों का क्लेम है। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा उसकी जमींदारी का पार्ट था और बाद में उसकी जमींदारी जो है वो तमिलनाडु स्टेट ने टेक ओवर कर ली, और तमिलनाडु क्योंकि इंडिया का पार्ट है इसलिए बाय डिफॉल्ट ये जो छोटा सा द्वीप है वो इंडिया का पार्ट हो जाता है। ये भारत वालों का क्लेम या फिर स्टैंड है। तो ये तो खैर आज की बात है, ये क्लेम आज के हैं भी नहीं। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं ये काफ़ी पुराने आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 1921 में। 1921 में श्रीलंका यानी कि उस ज़माने का सिलोन और आज का जो तमिलनाडु स्टेट है, जो उस ज़माने का मद्रास गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो दोनों इस आइलैंड की सोवर्जिनिटी को लेकर निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं और इन निगोशिएशंस का कोई नतीजा नहीं निकलता। 1921 से ये निगोशिएशन स्टार्ट होते हैं, बट अल्टीमेटली दोनों इसके ऊपर अपना दावा नहीं छोड़ते और किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। निगोशिएशंस का कोई मतलब नहीं निकलता। होते होते फिर देश आज़ाद हो जाता है और साल आता है 1974। 1974 में भारत की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी श्रीमा आर.डी. भंडार नाइके, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमा है उसको डिमार्केट किया जाए। यानी कि ये जो समुद्र पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें पाल्क स्ट्रेट आता है, उसके बाद में राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज आता है, इसके बीच का जो पूरा का पूरा वाटर है जिसको हिस्टोरिक वाटर बोला जाता है, इसमें अब हमको डिमार्केशन कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि समुद्री सीमा में किसका इलाका कितना है। तो फिर उससे काफ़ी सारे इश्यूज़ वगैरह नहीं होंगे। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये भारत और श्रीलंका के बीच का मैप है। यहाँ पे ये जो छोटा सा, यहाँ पे ये अपना रामनाथपुरम जिला हो गया और उसमें ये रामेश्वरम टाउन हो गया। रामेश्वरम टाउन में ये जो आपको लंबा सा स्ट्रेच देखने के लिए मिल रहा है ये कहलाता है राम सेतु, या फिर इसको हम लोग कई बार एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये एडम्स ब्रिज और ये पाल्क स्ट्रेट, यहाँ पे जो आपको छोटा सा वाटर बॉडी देखने को मिल रहा है श्रीलंका के जाफना के इस तरफ में और एडम्स ब्रिज के बीच में, ये इलाका कहलाता है पाल्क स्ट्रेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा वाटर है इसको कई बार हिस्टोरिकल वाटर भी बोला जाता है, क्योंकि रामायण की जो पूरी कहानी है उसमें इसका अपना खुद का एक कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। एंड इसके अलावा कई सारे जो हैं यहाँ पे स्टोरीज और काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूरा का पूरा वाटर है ये कहलाता है हिस्टोरिकल वाटर्स। तो 1974 में जब समझौता हुआ तो उसमें यही बोला गया था कि जो पाल्क स्ट्रेट है और जो ये राम सेतु है जिसको एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसके बीच के हिस्टोरिकल वाटर के बीच में किसकी सीमा कहाँ पड़ती है भैया अपन डिसाइड कर लेते हैं बैठ के। तो 1974 में फिर डिसाइड किया गया, एक एग्रीमेंट हुआ भारत के और श्रीलंका के बीच में, और उसमें ये माना या फिर भारत ने ये कंसीड किया कि भारत की जो सीमा है वो कच्छदीवू आइलैंड के वेस्ट में 1 मील से शुरू होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कच्छदीवू आइलैंड है, इसके ईस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा और इसके वेस्ट में आप जाओगे तो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने ये माना कि भारत की समुद्री सीमा कच्छदीवू आइलैंड से 1 मील दूर अगर आप वेस्ट में आओगे तो यहाँ कहीं से शुरू होती है। दूसरे शब्दों में भारत ने ये कंसीड कर लिया कि जो कच्छदीवू आइलैंड है वो श्रीलंकन वाटर्स में आता है, दूसरे शब्दों में वो श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है जी। तो हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं 1974 में ये मसला सॉर्ट आउट हो गया था, ये मैटर जो है सुलझ गया जब हमने कंसीड कर दिया कि हमारी जो समुद्री सीमा है वो कच्छदीवू से वेस्ट में अगर आप 1 मील आ जाओ, यानी कि आप यहाँ से लगभग इधर कहीं 1 मील पहुँच जाओ तो यहाँ कहीं से हमारी सीमा शुरू होती है। ये मान लेने का मतलब यही है कि इसके इस तरफ का सारा वाटर जो है वो श्रीलंका का है और उसमें जो जो चीज़ आएगी, जो भी आइलैंड आएंगे वो भी श्रीलंका के होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली ये आपका एग्रीमेंट कर इस मसले को सॉल्व कर दिया और उसके बाद में हमारी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है कुछ इस तरीके से डिमार्केट हुई। इस लाइन के इस तरफ का जितना भी ये इलाका है सारा का सारा श्रीलंकन वाटर्स में आता है और इसमें जितने भी आइलैंड हैं जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब श्रीलंका की होंगी, और उसके इस तरफ का जितना भी ये वाटर है वो सारा का सारा इंडियन वाटर हो जाएगा। अब जो कच्छदीवू आइलैंड है वो इस तरफ चला गया श्रीलंका में, तो या फिर इस लाइन के इस तरफ निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो श्रीलंका का पार्ट हो गया, और इस तरह से ये मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो गया था। अब ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसलिए रेलेवेंट है, एक बार देखिए इसको ध्यान से। ये जो बाउंड्री आपने यहाँ डिमार्केट करी है उसके इस तरफ भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मछुआरे रहते हैं और उसके इस तरफ भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में मछुआरे रहते हैं। तो ये हिस्टोरिकली ये जो आइलैंड है कच्छदीवू का, इस
आइलैंड का इस्तेमाल दोनों तरफ या दोनों देशों की जो मछुआरे हैं या दोनों तरफ की जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल फिशिंग के लिए पता नहीं कब से वो करते आ रहे हैं, टाइम इमेमोरियल से इसका इस्तेमाल वो करते आ रहे हैं। 1974 का जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें भारत ने ये मान लिया कि भाई ये जो आइलैंड है वो श्रीलंका की टेरिटरी का पार्ट है, उसमें भी इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया गया था कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये श्रीलंका की टेरिटरी में कंसीड कर लिया गया है, बट फिर भी दोनों देशों के जो मछुआरे हैं ट्रेडिशनली जो इस पर्टिकुलर इलाके में फिशिंग करते हैं, इस आइलैंड पर आते जाते रहते हैं, अपना सामान रखते हैं, आराम करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद हैं। इस पर्टिकुलर बात को एक्नॉलेज किया गया था, श्रीलंका ने इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई। बात यहाँ से फिर 2 साल आगे बढ़ती है और साल आता है 1976। 1976 में ये जो आपका 1974 में पैक्ट साइन हुआ था, इसका सप्लीमेंट्री एक और पैक्ट साइन किया गया, या उसी से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा सप्लीमेंट्री पैक्ट जो है उसको साइन करवाया गया। उसमें यह बोला गया कि अभी तक जो दोनों देशों के फिशरमैन पूरी आज़ादी के साथ में एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स में फिशिंग कर रहे थे, अब से ये नहीं होगा। अब अगर किसी एक देश का कोई आपका मछुआरा है वो दूसरे देश के हिस्टोरिक वाटर्स में या टेरिटोरियल सी में या एक्सक्लूसिव जोन में या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर शिपिंग करना चाहता है, अगर फिशिंग करना चाहता है, तो उसको उसके लिए उस देश की एक्सक्लूसिव परमिशन लेना पड़ेगी। मतलब ये कि जो आपका ये कच्छ द्वीप आइलैंड है जिस पर भारत के मछुआरे जाके बैठ जाते थे या उसके आसपास में फिशिंग कर लेते थे, या यूं बोलूं कि श्रीलंका के जो टेरिटोरियल वाटर्स उसमें चले जाते थे, अब से ये चीज़ नहीं होगी। 1976 के पैक्ट में ये लिख दिया गया जब तक श्रीलंका वाले आपको इसकी एक्सक्लूसिव परमिशन ना दें। तो यहाँ से फिर जो है विवाद शुरू होता है, यहाँ से जो है मसला फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा तूल पकड़ता है, काफ़ी आप विरोध प्रदर्शन भी होता है, काफ़ी मछुआरे बोलते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हिस्टोरिकली हम पता नहीं कब से ये काम करते आ रहे हैं और आपने एक समझौता साइन किया और हमको वहाँ से जाने से रोक दिया। अभी कुछ विवाद वगैरह हुआ था, बट अल्टीमेटली सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ठंडा हो गया। और 1976 में या 1976 के 1-2 साल बाद तक लोगों को लगा कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल सेटल डाउन हो गया। फिर आता है साल 1991। 1991 में उस टाइम पीरियड में तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी जे जयललिता, उन्होंने ये डिमांड करी उस वक्त की इंडिपेंडेंस की स्पीच में कि ये जो आइलैंड है जो 1974 के एग्रीमेंट में श्रीलंका को दे दिया गया था, इस आइलैंड को फिर से वापस लाया जाए, इसको फिर से रिट्रीव किया जाए। अब जब एक राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इस डिमांड को उठा दिया कि भाई ये आइलैंड आपको श्रीलंका से वापस लेना चाहिए, तो फिर इसके ऊपर फिर राजनीति होने लगी और इसी के साथ में ये इशू जो है उसके बाद फिर से उस टाइम पीरियड पे चर्चा में आ गया था। उसके बाद से लेके आज की तारीख तक तमिलनाडु की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर इस आइलैंड को वापस लेने के मसले के ऊपर पता नहीं कितनी डिबेट्स हो चुकी हैं, और ये विवाद जो है उसके बाद से कभी ना कभी गाये बगाए जो है वो खबरों में आता ही रहता है। 2013 में उस जमाने की जो यूनियन गवर्नमेंट हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट में उनसे इस पर्टिकुलर मसले के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में उस जमाने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला कि ये आइलैंड वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। उसके पीछे की वजह यह है कि भारत ने अपनी खुद की कोई टेरिटरी जो है वो श्रीलंका को सीड नहीं करी है, श्रीलंका को अपनी खुद की कोई टेरिटरी नहीं दी। ये मसला अंग्रेजों के टाइम पीरियड से चला आ रहा था, ब्रिटिश इंडिया और सिलोंग के बीच में ये मैटर बना हुआ था, और उसको 1974 और बाद में सप्लीमेंट्री जो एग्रीमेंट 76 का किया गया था उसकी मदद से सेटल डाउन किया गया। हमने अपनी खुद की कोई टेरिटरी नहीं दी है, अंग्रेजों के टाइम पीरियड से एक टेरिटरी को लेकर विवाद था, अल्टीमेटली हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। और इसके अलावा एज पर द टू एग्रीमेंट द इसलेट लाइज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडो श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, और क्योंकि 74 के एग्रीमेंट में हमने मान लिया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो इंटरनेशनल आपकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जो समुद्री सीमा है, उसके हिसाब से ये आइलैंड श्रीलंका के वाटर्स में आता है, तो टेक्निकली वो श्रीलंका वालों का पार्ट है। इसलिए अब हमें इस पर्टिकुलर मसले पर कोई मतलब नहीं है। मगर अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस मसले को उठा दिया है इलेक्शन के टाइम पीरियड पर, और तमिलनाडु में ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इसके ऊपर अब फिर राजनीति शुरू हो गई है। श्रीलंका वालों की तरफ से भी एक बयान आ गया है कि वो मसले जो सेटल डाउन हो चुके हैं उनके, या फिर जिनके ऊपर निगोशिएशंस या एग्रीमेंट पूरे हो चुके हैं, उसको अब फिर से खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो तय है कि इसके ऊपर राजनीति चलेगी, बट आई डोंट थिंक सो ये मसला बहुत ज़्यादा गर्माएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कम अज़ कम कि श्रीलंका वाले इसको वापस करेंगे, या फिर हम भी इसको लेने के लेके फॉर दैट मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है। एट मैक्स ये हो सकता है कि जो 1974 में एक्नॉलेजमेंट करवाया था कि ये जो कच्छ द्वीप आइलैंड है, इस पर दोनों जो आपके देशों के मछुआरे हैं वो जाके रुक सकते हैं, इसके फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, इस बात के लिए श्रीलंका को तैयार करवा लिया जाए। मगर ये पर्टिकुलर बात कि श्रीलंका वाले जो हैं वो हंसी खुशी आइलैंड हमको वापस कर देंगे, ये तो खैर नहीं होने वाला, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी ये करेगा वो ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका की तरफ से जो भी ये करेगा उसके लिए पॉलिटिकल सुसाइड वाली बात होगी, तो उस तरफ से भी कोई हरकत करने नहीं वाला। बहुत छोटा सा आइलैंड है, इसका कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है कि इतना ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजिक रोल भी नहीं है, एंड हम भी नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका को एक छोटे से आइलैंड के लिए परेशान किया जाए, क्योंकि फिर इस तरीके की हरकतों से होगा ये कि वो चाइना की गोद में जाके बैठेंगे और उससे भी फिर हमारा ही नुकसान होना है। तो आई डोंट थिंक सो कि आइलैंड वापस लिया जाएगा। एट मैक्स ये किया जा सकता है कि श्रीलंका को 1974 वाली बात पर फिर तैयार करवा लें कि हमारे मछुआरों को परेशान मत करो, उनको जो है यहाँ पर आराम से अपना फिशिंग वगैरह करने दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस मैटर।
इस विषय पर इससे ज़्यादा और अपने लिए काम का यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ नहीं है, मगर इतना जो है अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि कच्चदीवू आइलैंड कहाँ पर पड़ता है, ये अपने को पता होना चाहिए। पार्क स्ट्रेट कहाँ पर है, एडम्स ब्रिज कहाँ पर है, इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर पड़ता है, ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा इसमें मसले में और कुछ नहीं है, इतनी मगर अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस न्यूज़। अब मिलता हूँ आपसे इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो में, जिसमें और कोई बर्निंग इशू या फिर और कोई करंट अफेयर या कोई और इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड हमेशा याद रखें समर शेष है, द वॉर इज़ येट नॉट ओवर। पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।